नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आपका स्वागत है। राजस्थान के टोंक जिले की देवली तहसील के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है बढ़ौली, जो थाना घाट की सीमा में आता है। शांत साधारण जीवन जीने वाले इस गांव में 10 फरवरी 2021 को एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। गांव के ही निवासी गोकुल जाट के खेत में सरसों की फसल की कटाई मजदूरों द्वारा की जा रही थी। कटाई के दौरान एक मजदूर की नजर अचानक जमीन पर पड़ी, किसी असामान्य चीज पर गई और वहीं बना सनसनी की शुरुआत मिट्टी में दबे हुए एक मानव कंकाल ने सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कंकाल के पास महिला की श्रृंगार सामग्री, चूड़ियां, बिछिया, नीली साड़ी आदि बिखरी पड़ी थी। कंकाल भी नीली साड़ी में लिपटा हुआ था, जिससे यह अंदेशा और गहराया कि यह किसी महिला का शव हो सकता है। मजदूरों ने तुरंत यह बात खेत के मालिक गोकुल को बताई। गोकुल जब खुद मौके पर पहुंचा तो दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसने बिना देर किए गांव के सरपंच धनपत माली को फोन कर यह जानकारी दिया। सरपंच भी जल्द ही खेत पर पहुंचे और हालात को गंभीर पाकर थाना घाट में घटना की सूचना दी। कुछ ही समय में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। खेत की चारों तरफ घेराबंदी कर जांच शुरू की गई। कंकाल की स्थिति और आसपास के सबूतों को देखते हुए यह मामला और भी रहस्यमय प्रतीत होने लगा। नीली साड़ी में लिपटा हुआ कंकाल कई सवाल खड़े कर रहा था। थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद ने इस घटना की सूचना सीओ देवली दीपक कुमार, एसपी राकेश कुमार और एसपी ओम प्रकाश को दे दी। सूचना मिलने पर सीओ दीपक कुमार एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंच गई। एफएसएल टीम ने मौके से तमाम अहम साक्ष्य जुटाए और 11 फरवरी 2021 को महिला के कंकाल को पोस्टमार्टम व डीएनए जांच के लिए अजमेर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मामले की संवेदनशीलता और रहस्यमय परिस्थिति को देखते हुए टक एसपी ओम प्रकाश ने खुद इस केस की कमान संभाली और एक विशेष जांच टीम का गठन किया। इस टीम को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द कंकाल की पहचान और मामले के रहस्य से पर्दा उठाया जाए। इस विशेष टीम में एसपी मालपुरा राकेश कुमार, सीओ दीपक कुमार, थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद, हेड कांस्टेबल हरफूल, भैरूलाल कांस्टेबल भागचंद, बजरंग मेघराज, रामराज कन्हैया लाल महिला कांस्टेबल ज्योति और साइबर सेल के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद शामिल थे। टीम ने सबसे पहले जांच की शुरुआत उस एकमात्र सुराग से की जो घटनास्थल से मिला था। महिला की नीली साड़ी के पल्लू से बंधी एक छोटी सी पर्ची जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। साइबर सेल ने जब इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली तो यह नंबर हरिराम मीणा पुत्र रामलाल मीणा निवासी गांव भरनी का निकला। जांच में यह भी सामने आया कि इस नंबर से आखिरी कॉल महावीर मीणा को की गई थी। कॉल डिटेल्स में हरिराम और महावीर की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं, जिससे पुलिस का शक गहराया। 13 फरवरी 2021 को पुलिस टीम ने हरिराम मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। शुरुआत में उसने गुमराह करने की कोशिश की, पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि खेत में मिला कंकाल दरअसल टोंक जिले के गांव जगन ढिकला निवासी कमला मोग्या का था। कमला मोग्या राजू मोग्या की बेटी थी और उसकी पहचान इस रहस्यमयी केस की सबसे अहम कड़ी बन गई। जब यह खुलासा हुआ तो पुलिस ने बिना देरी किए दूसरे आरोपी महावीर मीणा को भी हिरासत में ले लिया। उससे की गई पूछताछ में भी उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अब पुलिस ने अंतिम पुष्टि के लिए कमला मोग्या के माता पिता राजू मोग्या, रत्नीबाई और कमला की छोटी बहन को थाने बुलाया। वहां उन्हें घटनास्थल से मिले सामान, नीली साड़ी, चूड़ियां, बिछिया आदि को दिखाया गया। सामान देखते ही तीनों की आंखें भर आईं। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ इस महिला की पहचान कमला मोग्या पत्नी कालूलाल मोग्या के रूप में कर ली। शिनाख्त होने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली। कमला की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अजमेर मेडिकल कॉलेज में कंकाल की फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद उसे मृतका के पिता राजू मोग्या को सौंप दिया गया, जिन्होंने पूरे विधि विधान से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। ने मृतका के माता पिता राजू और रत्नीबाई का डीएनए परीक्षण भी कराया ताकि वैज्ञानिक रूप से भी यह प्रमाणित हो सके कि कंकाल कमला मोग्या का ही था। अब तक की जांच में केस की परतें खुल चुकी थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी।
पुलिस अधिकारियों ने जब दोनों आरोपियों महावीर मीणा और हरिराम मीणा से गहराई से पूछताछ की तो जो सच सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार से है। कमला मोग्या की शादी आज से लगभग 10 साल पहले कालूलाल मोग्या से हुई थी। कमला मोग्या के माता पिता ने तंगहाली में जीवन जरूर जिया, मगर अपनी इकलौती बेटी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सांवले रंग, आकर्षक नैन नक्श और हंसमुख स्वभाव वाली कमला हर दिल अजीज थी। शादी के बाद उसे कालूलाल जैसा मेहनती और ईमानदार पति मिला, जो दिन भर मजदूरी करता और रात को थक कर चुपचाप बिस्तर पर गिर पड़ता। वक्त बीतता गया और कमला मोग्या 3 बेटों की मां बन गई। बच्चों की उम्र अब 7, 5 और 3 साल थी। कालूलाल परिवार के भरण पोषण के लिए जी जान से मेहनत करता, लेकिन उस मेहनत का असर यह हुआ कि उसका शरीर टूटने लगा और शायद रिश्तों की ऊष्मा भी धीरे धीरे मुरझाने लगी। कमला अब भी अपने भीतर की इच्छाओं को पूरी तरह मार नहीं पाई थी। वह चाहती थी कि उसका पति रात को उसे बाहों में भरकर कुछ पल उसका भी हो, मगर कालू जो हाड़तोड़ मजदूरी के बाद थक कर घर लौटता, वह उस भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव को निभा नहीं पाता था। और यही से शुरू हुआ भावनाओं का विचलन। जब किसी की तन की ज्वाला बुझ नहीं पाती तो वह दूसरे रास्ते खोजने लगता है। कालू मोग्या को अपनी मेहनत में कोई खोट नहीं थी, लेकिन कमला की भावनात्मक और शारीरिक हसरतें अब दूसरी दिशा में बहने लगी थी। करीब 10 महीने पहले कालूलाल ने गांव ढिकला के दिव्यांग युवक महावीर मीणा का खेत बटाई पर ले लिया। उसी खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह अपनी पत्नी कमला और 3 बच्चों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे महावीर और कमला के बीच आंखों ही आंखों में बातें होने लगी। पास रहने की मजबूरी, कालूलाल की थकावट और कमला की अधूरी इच्छाओं ने एक नया समीकरण रच दिया, जो आने वाले दिनों में एक जघन्य अपराध की पटकथा बन गया। खेत में रहने को अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक दोपहर कालूलाल खेत की जुताई में व्यस्त था और कमला झोपड़ी में बैठी चूल्हे पर खाना पका रही थी। तभी खेत का मालिक महावीर मीणा वहां आ पहुंचा। सीधे झोपड़ी की ओर बढ़ा। उस वक्त कमला आराम से बैठी थी। साड़ी घुटनों तक खिसकी हुई थी, जिससे उसकी पिंडलियां साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही महावीर की नजर उस पर पड़ी, उसके भीतर दबी कामनाओं की चिंगारी भड़क उठी। हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या पका रही हो कालू भाई के लिए? कमला अचानक चौंकी। उसने सिर उठाया और देखा कि सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा है और उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही ध्यान से उसे देख रही थी। झटपट उसने साड़ी नीचे की, लेकिन उस हड़बड़ाहट में साड़ी उसके ऊपर के हिस्से से खिसक गई। कमला ने तुरंत साड़ी को ठीक किया और थोड़ी सख्ती के साथ पूछा, आप कौन हैं? पहचाना नहीं? महावीर ने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया, मैं महावीर हूं, यही खेत मेरा है जिस पर तुम लोग रह रहे हो। यह सुनकर कमला थोड़ा सहज हुई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओ तो आप महावीर जी हैं, आइए बैठिए, मैं चाय बनाती हूं। महावीर मियाँ खटिया पर बैठ गया। कमला चुपचाप चाय बनाने लगी। तभी कालू खेत से लौट आया। महावीर और कालू आपस में खेतीबाड़ी की बातें करने लगे। कुछ ही देर में कमला चाय लेकर आ गई। तीनों ने साथ बैठकर चाय पीते हुए महावीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर कभी कोई जरूरत हो तो बेहिचक कहना, अपने ही समझो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताना जरूर। कमला ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। इसके बाद महावीर खेत का मुआयना करता हुआ गांव की ओर लौट गया, मगर उसकी आंखों में अब खेत नहीं, कमला का मादक रूप बस चुका था। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद कमला की गुनगुनाती आंखें, उसके देह की नरमी और संकोच भरे हाव भाव, यह सब महावीर के भीतर कोई तूफान पैदा कर चुके थे। उस रात महावीर को नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटते हुए वह एक ही बात सोचता रहा, कमला को किसी भी हाल में पाना है। 2 दिन बाद महावीर फिर खेत पहुंच गया। खेत तो बस बहाना था, असल मकसद तो झोपड़ी में बैठी कमला की झलक पाना था। इस बार वह बाजार से बच्चों के लिए टॉफी, बिस्कुट और भुजिया भी लाया था। कमला के चेहरे पर जब हल्की मुस्कान तैर गई तो महावीर के इरादों को और हवा मिल गई। अब महावीर हर 2-4 दिन में खेत आने लगा। वह कमला से हंसी मजाक करता, उसकी सुंदरता की तारीफ करता और चाय का बखान करता, मानो वह कोई महंगी कॉफी हो। कमला भी अब उसके आने का बुरा नहीं मानती थी। शायद उसे भी किसी के ध्यान की, किसी के मीठे शब्दों की दरकार थी। एक दिन कालू खेत के किसी काम से बाहर गया हुआ था। महावीर को जैसे ही यह पता चला,
वह तुरंत खेत पर पहुंच गया। कमला ने बताया, कालू शाम तक लौटेगा। महावीर मुस्कुरा दिया। मौका आज मिला था। उसने जेब से बिस्कुट और भुजिया निकालकर बच्चों को दिए और कहा, जाओ बेटा, बाहर खेलो, मैं मम्मी से बात करता हूं। बच्चे बाहर चले गए। महावीर अब कमला के और करीब आ गया। हल्की आवाज में उसने कहा, लगता है मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कमला कुछ पल चुप रही, फिर नजरें झुकाकर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सच कहूं मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। महावीर ने जब कमला के लब्बों से अपनी चाहत की स्वीकृति सुनी तो फिर उसने आ देखा। ना ताव वह कमला को अपने बाहों में भर लिया। पहले पहल कमला ने थोड़ी झिझक दिखाई, मगर यह झिझक जल्द ही पिघल गई। कुछ ही पलों में वह खुद को पूरी तरह महावीर के हवाले कर चुकी थी। झोपड़ी के भीतर, जहां कभी परिवार की आहटें गूंजती थीं, अब एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी जो समाज, धर्म और नैतिकता तीनों की सीमाएं लांघ रहा था। महावीर और कमला वासना की लहरों में डूबते चले गए। वर्षों से जिस शारीरिक संतुष्टि से कमला वंचित थी, वह उसे आज इस अजनबी ने पल भर में दे दी थी। यह सुख ऐसा था कि कमला अपने 3 मासूम बच्चों, अपने मेहनती पति और सजोए सारे रिश्तों को एक पल में भूल बैठी। वह यह नहीं सोच पाई कि यह राह अंततः उसे किस अंधे मोड़ की तरफ ले जा रही है। महावीर भी अब पूरी तरह कमला के मोहपाश में बंध चुका था। उसे न दिन की सुर थी, न रात की उसकी सोच। उसकी इच्छाएं अब सिर्फ और सिर्फ कमला के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उधर कालू को कुछ भी आभास नहीं था। वह दिन रात खेत में खून पसीना एक कर रहा था, इसी भरोसे कि घर में उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। उसे क्या पता था कि उसी की मेहनत के साए में उसकी दुनिया चुपचाप ढह रही है। वह तो समझता था कि महावीर खेत की देखरेख के लिए आता है, जबकि हकीकत यह थी कि महावीर सिर्फ और सिर्फ कमला से मिलने आता था। अब जब खेत पर कालू हर वक्त मौजूद रहने लगा तो महावीर और कमला का मिलना जुलना मुश्किल हो गया। वासना की आग में झुलसते इन दोनों ने एक खतरनाक फैसला ले डाला, भाग जाने का फैसला। महावीर ने कमला से कहा, मैंने देवली में एक कमरा किराए पर ले लिया है, तुम वहीं रहना, मैं भी आता जाता रहूंगा। बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा और बच्चों को भी अपना लूंगा। यह सुनकर कमला फूली ना समाई। उसकी आंखों में एक नया सपना पलने लगा, ऐसा सपना जिसमें वह महावीर की बाहों में थी और बीते कल की हर जिम्मेदारी से मुक्त घटना से करीब 7 महीने पहले की एक सुबह कमला बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से निकल गई। ठीक वैसा ही जैसे किसी ने छाया बनकर जिंदगी से किनारा कर लिया हो। महावीर अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक उसे लेकर देवली कस्बे पहुंचा। वहां एक किराए का कमरा पहले से तय था। उसने कमला को वहीं ठहराया और फिर खुद ढिकला गांव लौट आया ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। उधर जब कालू लाल को कमला के अचानक गायब हो जाने की खबर लगी तो उसका दिल दहल गया। उसका मन एक ही सवाल से घिरा था, कमला आखिर गई तो गई कहां? वह पहले गांव देहात की पगडंडियों पर दौड़ा, फिर रिश्तेदारी की चौखटें खटखटाई, मगर नतीजा सिफर रहा। कमला जैसे जमीन में समा गई थी या आसमान उसे निगल गया था। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें बुझने लगी। थक हार कर कालू ने धोनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर वहां भी कोई हलचल नहीं हुई। पुलिस ने तफ्तीश करने के बजाय यह कहकर बात टाल दी, कहीं गई होगी, अपने आप लौट आएगी। आखिर गरीब की आवाज कौन सुनता है। अपनी बीवी की तलाश में कालू मोग्या की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने अपनी 3 संतानों को ही अपना संसार बना लिया। अब वह पिता ही नहीं, मां भी बन गया था। कमाई का जरिया छूट गया, क्योंकि वह खेत में जाए तो बच्चों को कौन देखे। उधर महावीर को अब खुला आसमान मिला हुआ था। जब मन करता देवली पहुंच जाता था, किराए के उस कमरे में जहां कमला उसके इंतजार में बैठी रहती। प्यास और प्यास से भरी हुई महावीर कभी गांव में अपने काम का बहाना बनाकर ठहरता, तो कभी देवली में अपनी प्रेमिका की बाहों में रातें रंगीन करता। कुछ महीने बीते तो उसे नया ठिकाना और गोपनीयता की दरकार महसूस होने लगी। इसीलिए महावीर मीणा ने कमला को देवली से निवाई कस्बे में किराए के कमरे में शिफ्ट कर दिया। महावीर मीणा अब निवाई में कमला के साथ बेफिक्र जिंदगी जीने लगा था। कमरे का किराया हो या खाने पीने का खर्च, सब कुछ महावीर मीणा की जेब से चलता था। वह 2 दिन कमला के पास रहता, फिर ढिकला गांव लौट आता था। गांव में 2-3 दिन बीतते नहीं कि फिर दिल कमला के पास लौटने को मचलने लगता था। यह सिलसिला कई हफ्तों तक यूं ही चलता रहा। महावीर के लिए यह प्रेम नहीं, देह का आकर्षण था।
मगर कमला जो सब कुछ छोड़ आई थी अब अकेलेपन की आग में जल रही थी। महावीर जब लौट जाता तो कमला की झोपड़ी में खामोशी पसरी रहती। वह दिन भर दीवारें ताकती, रातें करवटें बदलती काटती। उसका मन उगने लगा। न पति, न बच्चे, न कोई ठिकाना। उसका वर्तमान उसके अतीत से ज्यादा डरावना लगने लगा। आखिरकार उसने तय कर लिया, अब और नहीं। वह ढिकला। गांव जाकर महावीर के साथ खुलेआम रहेगी। कम से कम बच्चों को तो पास रख सकेगी। उसे अपने तीनों बेटों की याद तड़पाने लगी थी। मासूम चेहरे, नन्ही आवाजें, भूख से रोती आंखें, सब उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। जनवरी का दूसरा हफ्ता था। महावीर एक बार फिर निवाई पहुंचा। कमला ने अब की बार स्पष्ट कह दिया, अब बहुत हो गया। मैं अकेली नहीं रहूंगी। या तो मुझे अपने साथ गांव चलकर रखो या फिर सब कुछ खत्म समझो। मुझे मेरे बच्चे भी चाहिए और तुम्हारा साथ भी चाहिए। कमला का स्वर सख्त था। उसकी आंखों में हक की चमक थी। यह सुनकर महावीर मीणा के होश उड़ गए। जिस स्त्री को वह छिपाकर रखना चाहता था, अब वही स्त्री उसे खुलेआम अपनाने की जिद पर उतर आई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास था कि ढिकला गांव में उसके और कमला के अवैध संबंधों की भनक पहले ही लग चुकी थी। लोग अब सवाल करने लगे थे, महावीर, तू बार बार देवली क्यों जाता है? अब निवाई भी जाने लगा है। वहां कौन है? महावीर गांव वालों को अब तक टालता रहा था। लोग अब कमला के बारे में बात करने लगे थे। महावीर बड़े चालाकी से सबका जवाब देता था। कमला? कैसी कमला? अरे मुझे तो यह तक नहीं पता कि वह है कहां। अब कमला उसके साथ ढिकला चलने की जिद करने लगी थी। ऐसे में अब तक महावीर मीणा गांव के लोगों से कहता रहा था कि कमला के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वह गलत है। उसे तो पता तक नहीं कि कमला है कहां। महावीर मीणा के मन में अब एक ही बात घर कर गई थी, यदि कमला उसके साथ नजर आई तो उसकी समाज में बदनामी निश्चित है। गांव वालों की जुबान पर उसके चरित्र की कीचड़ उछलना तय था। बदनामी के भय से उसने कमला को रास्ते से हटाने का कड़ा फैसला कर लिया। महावीर ने अपने झूठे वादों के जाल में कमला को फंसा दिया कि बस कुछ ही दिन में उसे गांव ढिकला ले जाएगा, जहां वे खुशी खुशी साथ रहेंगे। कमला के दिल में उम्मीद की किरण चमक उठी और वह महावीर की बात सुनकर खुश हो गई। अब महावीर ने भरनी निवासी अपने ममेरे भाई हरिराम मीणा को बुलाया और पूरे मामले पर अपने योजना का खुलासा किया। दोनों ने मिलकर खौफनाक षड्यंत्र रचा। योजना के मुताबिक 11 जनवरी 2021 की रात महावीर और हरिराम बाइक पर सवार होकर नवाई पहुंचे। कमला के पास वे वहीं रुके, मानो कोई मासूम सा परिजन। अगले दिन कमरे का हिसाब किताब कर कमला के साथ टोंक पहुंचे। दिन भर टोंक की गलियों और चौथ के बरवाड़े में घूमते रहे ताकि किसी की नजर में शक न आए। शाम को केली कुंड पहुंचे, जहां महावीर और हरिराम ने शराब के गिलास टकराए। उनकी आंखों में एक स्याह मंशा छिपी थी जिसे कोई समझ ना पाया। उसके बाद वे बड़ौली के जंगल में पहुंचे। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने मौके का इंतजार किया और फिर जब मौका मिला तो उन दोनों ने मिलकर कमला का गला दबा दिया। उसका जीवन अचानक खत्म हो गया और खून से सना उसका शरीर वहीं जंगल में पड़ा रहा। फिर उसके शरीर को ठंडा होते ही शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। आधी रात में वापस ढिकला अपने घर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमला की मौत की कहानी में एक आश्चर्यजनक मोड़ था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में हरिराम के मोबाइल नंबर की एक पर्ची बांध रखी थी। इसी पर्ची ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचा दिया। सरसों के खेत में कमला की लाश पड़ी रही। 12 जनवरी 2021 की रात लगभग 11 बजे उसकी निर्मम हत्या के बाद शव गोकुल जाट के खेत में सरसों की फसल के बीच फेंका गया था। कई दिनों तक लाश खेत में पड़ी रही। हवा और मौसम की मार से धीरे धीरे सड़कर कंकाल में बदल गई। करीब 1 महीने बाद 10 फरवरी 2021 को जब सरसों की कटाई मजदूरों द्वारा की जा रही थी, उनकी नजर उस कंकाल पर पड़ी। घबराए मजदूरों ने खेत के मालिक गोकुल जाट को इसकी सूचना दी। गोकुल ने तुरंत सरपंच धनपत माली को खबर पहुंचाई। सरपंच ने धार थाने के थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तत्परता से जांच पूरी कर दोनों आरोपियों महावीर मीणा और हरिराम मीणा को गिरफ्तार किया। पूछताछ और सबूतों के आधार पर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। यह दर्दनाक और सचमुच दिल दहला देने वाली घटना हमें यह याद दिलाती है कि वासना और लालच किस तरह इंसान को अंधेरे रास्तों पर ले जा सकते हैं।
कमला मोग्या की मासूमियत और उसकी जिंदगी में आए हादसे यह दिखाते हैं कि सामाजिक बंधनों और नैतिकता का उल्लंघन किस कदर विनाशकारी परिणाम दे सकता है। सच्चाई और न्याय की लड़ाई में पुलिस की सक्रियता और मेहनत ने